NCERT books are considered foundation for the UPSC Civil Service exam. बट NCERT बुक्स को शुरू कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़नी होती है, एक डिबेट छिड़ी रहती है कि न्यू NCERT पढ़ें या ओल्ड NCERT पढ़ें। तो ये सारे क्वेश्चंस आज इस सेशन में मेरे द्वारा आंसर किए जाएंगे। मेरा नाम वसु कटारा है। आई हैव अपीयर्ड इन द UPSC सिविल सर्विस एग्जाम इंटरव्यू। आई हैव रिटन मेंस मल्टीपल टाइम्स और आपको इस सेशन के माध्यम से A to Z में क्लैरिटी देने वाला हूं कि NCERTs कौन सी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नोट्स कैसे बनाने हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और इसके बाद चांसेस है कि आपको कोई और वीडियो एटलीस्ट NCERTs के ऊपर UPSC प्रिपरेशन के बारे में तो नहीं देखनी पड़ेगी। लेट्स बिगिन विद टुडेस सेशन। आई होप यू विल फाइंड दिस सेशन टू बी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सो आप सब ना वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब वीडियो को एक तो लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे जिनको हेल्प हो सकती है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि NCERT ऑफ कोर्स बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करती है UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में। आपके प्रीलिम्स का 30 से 40% पेपर NCERT से बनता है। NCERT के बेसिक एरिया से पूछा जाता है। आपके मेंस का 20% के आसपास पोर्शन NCERT के बेस से बनता है। मतलब NCERTs नॉन नेगोशिएबल होती है। NCERTs पढ़नी तो होती है एक बार कम से कम। और क्योंकि आप सब लोग स्कूल में पढ़ के आए हो, आप छोटे बच्चे तो रहे नहीं। वो टाइम अलग था जब आप छोटे बच्चे होते थे, स्कूल गोइंग चाइल्ड होते थे। तब आपको NCERT अलग तरीके से पढ़नी होती थी। अब आपको NCERT अलग तरीके से पढ़नी होती है। तो अगर मैं 5 स्टेप्स में समराइज करूं कि NCERTs पढ़नी कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और UPSC का सिलेबस पता होना चाहिए। आपको यही नहीं पता कि अब तक पास्ट में कैसे सवाल आए हैं सिविल सर्विस एग्जाम में, तो आप कैसे आने वाले सवाल प्रिडिक्ट कर पाओगे। आपको यही नहीं पता कि टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप आने वाले एरियाज को कैसे कवर कर पाओगे। भाई टॉपिक तो पता होने चाहिए ना कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं एग्जाम के लिए, आज भी रेलेवेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस ये आपको सबसे पहले देखना है। इसको अपने गाइड, अपने पाथफाइंडर, अपने मेंटर, अपने गुरु के तौर पे सामने रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलेगा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज। जैसे कि बुद्धिज्म जैनिज्म से क्वेश्चन आया है। अब NCERTs में बुद्धिज्म जैनिज्म अगर गिवन है तो मतलब ये सेक्शन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहा है और इस सेक्शन पे मैं पूरा जान लगा देता हूँ, पूरा ध्यान देता हूँ। ये आपको समझना ही समझना है, करना ही करना है, मतलब ये तो नॉन नेगोशिएबल है। उसके बाद NCERT स्टार्ट करें। आपको कौन सी NCERT पढ़नी है? आपको हिस्ट्री की NCERT फ्रॉम 6th to 12th पढ़नी है। आपको पॉलिटिकल साइंस की या सिविक्स की NCERT भी 6th to 12th पढ़नी है। इसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी की भी NCERT 6th to 12th पढ़नी है। इसके अलावा ज्योग्राफी के अलावा साइंस की NCERT आपको 6th to 12th कवर करनी है। सिमिलरली आपको इकोनॉमिक्स की NCERT 9th से 12th तक की कवर करनी है। आपको इकोनॉमिक्स के लिए एक एक्सेप्शन है क्योंकि 6th 7th 8th में इकोनॉमिक्स उतना नहीं होता, 9th से इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। तो 9th to 12th की इकोनॉमिक्स की NCERT पढ़नी है। उसके अलावा एनवायरमेंट और एनवायरमेंट इकोलॉजी की NCERTs होती हैं, वो आपको साइंस के साथ साथ कवर करनी है। तो ये NCERT से मैथ्स नहीं पढ़नी, नो इंग्लिश नहीं पढ़नी, नो हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हिंदी नहीं पढ़नी, पार्डन में हिंदी संस्कृत वगैरह, हिस्ट्री तो पढ़नी है। ये सारी NCERTs आपको नहीं पढ़नी। इन NCERTs को कवर करना है और इनमें भी कुछ बुक्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जैसे कि पॉलिटी की 11th क्लास की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी की 11th और 12th की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस की 8th 9th और 10th की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बायोलॉजी वाली साइंस की जो NCERT है बहुत ही रेलेवेंट है। इकोनॉमिक्स में 12th की जो NCERT है मैक्रो इकोनॉमिक्स और 11th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हिस्ट्री के अंदर भी थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी बुक्स में ना कुछ बुक्स सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट है। आप कैसे उन्हें पढ़ोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो आप जब ये देख चुके हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादातर कौन से एरियाज, कौन से सेक्शन से पूछे जा रहे हैं, आपने देखा कि थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम की NCERT से ज्यादा सवाल निकल रहे हैं, तो आप फिर उस NCERT को ज्यादा फोकस करो ना। उसके लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो। और मैं तो कहता हूं हमेशा ना एक पेंसिल हाथ में रखो, अंडरलाइन करो। NCERT पढ़ने का तरीका क्या है मैं बताता हूं। आपके पास NCERT बुक है, आपने बुक पढ़नी स्टार्ट करी, हाथ में एक पेंसिल रखना है,
जो जो एरियाज इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वहां पे बुक में पेंसिल से ही अंडरलाइन करते हुए चलो। तो आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही। अगर अलग से नोट्स बनाने भी है तो आप एक कॉपी की A4 साइज की जो शीट है उसे उल्टा करो, उसको 4 टुकड़ों में बांट लो। ये वाला जो पेज है इसको, इन चारों को फाड़ लो, 4 टुकड़े कर लो। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं कि मान लो जैसे मेरे पास ये एक पेज है, ठीक है ना, पेज को मैंने ऐसे करके फोल्ड किया और 4 टुकड़ों में कर दिया। अब चारों फाड़ लिए, जो मेरे पास एक पीस आया लगभग इस साइज का एक पीस आएगा। आई डोंट हैव द पेपर राइट नाउ, चलो मान लो छोटा सा एक पेज आएगा, उस पे आपने सब कुछ लिख दिया इंपॉर्टेंट कंटेंट। उस पे भी नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आप ना वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज नहीं लिखोगे, आप कीवर्ड्स लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अकबर रूल, अकबर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ILRS, शॉर्ट में कर, हर चीज शॉर्ट कर करके लिखो, ताकि बाद में जब रिवीजन करना हो ना तो आपके पास इतने सारे शब्द ना हो जिनको आप गो थ्रू करो, लिमिटेड वर्ड्स में रिवाइज कर सको। ये आपका तरीका होना चाहिए। ऐसे आप माइंड मैप भी बना सकते हो। जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हो तो आपने पढ़ा चार्टर एक्ट 1833 का, तो उसमें आपने लिखा कि ब्रिटिश मोनोपोली ओवर, गवर्नर जनरल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। उसके अलावा जो जो फीचर, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, 4 5 6 7 8 9 10 जितने भी पॉइंट्स आपके पास है, एक माइंड मैप बना के, एक ऐसा मैप बना के जिसमें आपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वहीं पे लिख डाले हैं और उन्हें पढ़ डालो, ठीक ना, उनको गो थ्रू कर डालो और अच्छे से एक एक पॉइंट को आप बाद में रिवाइज कर पाओगे इस तरीके से। दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू आर स्टडिंग। और क्या है कि एनसीईआरटी तो स्कूल लेवल के बच्चों की किताबें हैं, तो आपने कई सारी एनसीईआरटी खुद पढ़ी भी हैं। जो चीजें खुद पढ़ चुके हो उनको ओवर एंड ओवर पढ़ने में, बार बार पढ़ने में टाइम मत वेस्ट करो। आपका अभी टाइम उस चीज में लगना चाहिए कि इन सेक्शन से सवाल ज्यादा बन रहे हैं। जैसे अगेन मैं बता रहा हूँ, बुद्धिज्म जैनिज्म से सवाल काफी ज्यादा बन रहे हैं, तो बुद्धिज्म जैनिज्म पे ही ज्यादा फोकस, रिवर्स के ऊपर सवाल ज्यादा बन रहे हैं तो ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर ज्यादा फोकस। आप उन एरियाज पे फोकस करो जिन पे क्वेश्चंस एक्चुअली पास में निकले हैं, बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। बाकी पूरी बुक पढ़नी है, ये इसमें कोई सवाल नहीं है कि पूरी बुक पढ़े ना पढ़े। कई सारी एक्टिविटीज दी होती हैं एनसीईआरटी बुक्स के अंदर, उन एक्टिविटीज का पर्पस समझो, उन एक्टिविटीज का मतलब समझो। जैसे साइंस की बुक होती है, साइंस की एनसीईआरटी होती है, उनमें कई सारी एक्टिविटीज पर ही यूपीएससी सवाल बना लेता है। यूपीएससी चाहता है बच्चा सिर्फ रटोफाई ना करे, रट्टाफिकेशन ना करे, प्रैक्टिकल नॉलेज हो बच्चे को। और प्रैक्टिकल नॉलेज कब देखेगा यूपीएससी? जब आप बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इस वजह से वो जो प्रैक्टिस नोट्स जो आपके साइंस की बुक के अंदर गिवन होते हैं, या स्टूडेंट्स को कई सारी टेबल्स बना के दिखाया जाता है, वो टेबल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो गलती से उन्हें छोड़ना मत ये सोच के कि यार ये तो स्कूल के बच्चों की लेवल की है। आप जैसे कोई भी एनसीईआरटी में आपको दिखाता हूँ नोट्स कैसे प्रिपेयर करने होते हैं। जैसे आपके सामने चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 11th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी का, ठीक है ना। अभी आपको स्मॉल पेज दिख रहा है, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आपने चैप्टर पढ़ना शुरू किया, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडिया मिल गया कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वर्किंग समझ पाऊंगा। इन दिस चैप्टर दैट फॉलोज यू विल रीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग लाइफ, वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, आप ये समझ पा रहे हो। तो नोट्स में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हद से ज्यादा वर्किंग को आपने अंडरलाइन कर लिया, वर्किंग शब्द देख के समझ नहीं पाओगे किसकी वर्किंग की बात कर रहा है। भाई बुक का नाम ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की ही तो बात करेगा ना दोस्त, ठीक है ना। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट एरियाज तो समझना शुरू किया। अभी जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स यूपीएससी में कोई सवाल नहीं पूछेगा, बट दे मेक यू अंडरस्टैंड थिंग। तो ये आपको बेसिक एनसीईआरटीज कवर करने में हेल्प करते हैं। फिर ये जो एक्टिविटी दी हुई है, एनैक्ट द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सेक्शन, इस एक्टिविटी का सिर्फ रीजन समझ लो कि क्यों बोला है आपको। ऑफ कोर्स इस पे एग्जैक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इसमें कोई अगर चीज रीजनिंग के साथ दी है ना, तो वो आपको क्लैरिटी दे सकती है। आपको एक थॉट एक्सपेरिमेंट करने बोला जा रहा है, आपको सोचने बोला जा रहा है, भाई सोच के ही तो चीजें समझी जाती हैं, और जब चीजें समझ लेते हो तभी तो उन्हें एग्जाम में यूज कर सकते हो ना। इसलिए आपको हर बेसिक चीज को ऐसे फोकस करना है। पहली बार में नोट्स बना पाना मुश्किल होता है, तो अंडरलाइन करते हुए चलो, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट एरियाज को करो, हर चीज को मत करो। जैसे स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड।
अब एक क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स में, सेम स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिससे हमारा देश चलता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, तभी आप प्रीलिम्स में उसे आंसर कर पाओगे। पर ये बेस कहाँ से बना? एनसीईआरटी से बना, यहाँ से बना, यहाँ लिखा है। यही स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में 3 स्टेटमेंट में डाल दूं यूपीएससी एग्जाम में, हो जाओगे ना कंफ्यूज। तो सारा सोर्स ही यही है, हर एरिया, हर चीज जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो यही है। लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, स्टेट की डेफिनेशन पे क्वेश्चन आया था कुछ टाइम पहले, वो इन एनसीईआरटी से लिखा है, एनसीईआरटी से ही निकाला गया है। तो आपको बस मुद्दे की बात यह है कि एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते हुए चलना है हर इंपॉर्टेंट सेक्शन को, ये आपका पहला काम होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेप 1। दूसरी बात, जब एक बार पढ़ ली है तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप रफ पेज पे, जो मैंने बताया ना, नोट्स के फॉर्म में निचोड़ लोगे, माइंड मैप्स के फॉर्म में निचोड़ लोगे, उससे क्विक रिवीजन हो पाएगी। अगर माइंड मैप नहीं भी बना रहे हो कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वहीं अंडरलाइन ही कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स अलग से नहीं बना रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेक श्योर करो कि जब आप पढ़ रहे हो ना बुक, तो आप एक एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर ले रहे हो, कुछ छूट नहीं रहा। अच्छा, ये बुक्स पढ़नी है मैंने बता दिया। कंट्रोवर्सी होती है सर ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी की, कौन सी वाली एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो देखो, न्यू तो सारी पढ़ो ही पढ़ो, क्योंकि अब यूपीएससी न्यू एनसीईआरटी को बेस मान के क्वेश्चंस फॉर्म करता है। ओल्ड एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की हैं, जैसे आर एस शर्मा, सतीश चंद्र, वो अब बुक पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की जा रही हैं। ऐसे ही बिपिन चंद्र, पहले एक एनसीईआरटी आती थी, रेड कलर की बुक आती थी, वो अलग अलग पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश की जा रही है। मतलब आपको वो बुक्स मार्केट में वैसे भी मिल जा रही है। 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी हो गई, कई सारी बुक्स अर्जुन देव हो गई, कई सारी बुक्स मार्केट में एज इट इज अब आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है? आपको बस वो मार्केट में जो बुक्स हैं उन्हें लेना है, पढ़ना है, दैट्स इट। ओल्ड वर्सेस न्यू की डिबेट खत्म हो जाएगी, नहीं तो पढ़नी ही पढ़नी है। ओल्ड भी जो थी, अब वो बुक्स की फॉर्म में नॉवेल्स जैसी मार्केट में अवेलेबल है, तो भाई उन्हें खरीद के पढ़ डालो, क्या दिक्कत है? तो सवाल उठता है सर ओल्ड पढ़ूं या न्यू पढ़ूं? दोनों पढ़ो। इनको आप एडवांस बुक्स के तौर पे पढ़ो और इनको आप बेस के तौर पे पढ़ो। सर मैं एनसीईआरटीज को पढ़ने में कितना टाइम लगाऊं? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पहले सारी एनसीईआरटीज पढ़ूंगा, कि मैं पहले हिस्ट्री की एनसीईआरटी, फिर पॉलिटी की एनसीईआरटी, फिर ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, फिर इनका एडवांस टॉपिक पढ़ूंगा, तो ये गलत स्ट्रेटजी है। रीजन समझाता हूँ। मैंने अभी 1 महीना लगा के हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर करी और अगला 1 महीना मैं अब लगा रहा हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटी कवर करने में। मीनवाइल मैं हिस्ट्री का सेक्शन भूलना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने उस पर एडवांस सेक्शन पे काम किया नहीं। मीनवाइल जो उसका एडवांस वर्जन है, जिसपे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेंस में क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में मैं बिल्कुल जागरूक नहीं हूँ। तो इज इट बेटर टू डू कंसोलिडेटेड स्टडीज, जहां पे आप एक सब्जेक्ट पूरी तरह कवर कर ले रहे हो बेसिक और एडवांस पढ़ के, क्या ये बेटर है, या सिर्फ बेसिक बेसिक करते जाओ हर सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का बेसिक, पॉलिटी का बेसिक, ज्योग्राफी का बेसिक, दोनों में से बेटर क्या है? आप खुद सोचो, दोनों में से कॉन्फिडेंस कौन सा ज्यादा क्रिएट करेगा आपके लिए, कि आप एक सब्जेक्ट आधा पढ़ के छोड़ दे रहे हो, या एक सब्जेक्ट पूरी तरह पढ़ रहे हो और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे मूव कर रहे हो? खुद सोचो, क्या आपको कॉन्फिडेंस देगा? मेरी बात मत सुनो, मैं कौन होता हूं बताने वाला। आप खुद सोचो कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। मैं आपको बोलता हूं, सही है कि आप एक सब्जेक्ट जब तक पूरा ना कर दो, तब तक आप अगले सब्जेक्ट पे ना बढ़ो। कंप्लीट द बेसिक्स, कंप्लीट द एडवांस पोर्शन। अब सर एडवांस पोर्शन खुद से समझने में दिक्कत होती है, तो कोई बात नहीं ना, यूट्यूब पे इतनी लेक्चर्स अवेलेबल हैं, उसके अलावा क्लासेस अवेलेबल हैं, बैचेस अवेलेबल हैं। हमारा भी निर्णय आईएएस का बैच आपको नीचे डिटेल दिख रही है, हमारी भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप अगर देरी ना करें तो उनमें आप जुड़ सकते हैं, बेसिक और एडवांस साथ साथ हम कवर कराएंगे, एनसीईआरटी साथ साथ हम कवर कराएंगे। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी या दायित्व तो हमारा है। आपको तो बस पढ़ना है, ए टू जेड हर चीज कंप्लीट करनी है, और वो कंप्लीट करवाने में जो सहयोग है वो हम देंगे। तो अब इसमें आपका निर्णय आईएएस का 2026 का बैच इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें क्या क्या मिलता है? आपको बुक्स मिलती है, आपको हमारी बुक्स और मटेरियल, जिनसे एडवांस बुक्स और बाकी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। तो जो 7-8 हज़ार बुक्स पे पैसा खर्चते हैं वो बच जाता है, वो कोर्स की फीस में इंक्लूड हो जाता है। अच्छा, जीएस और ऑप्शन हम दोनों की तैयारी कराते हैं, तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल रहा है एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे, ताकि 2-3 अलग अलग जगह पे जाके कोचिंग करने की जरूरत ना पड़े। उसके अलावा हमारी लाइव क्लास होती है 2 से ढाई घंटे की, दिन की मिनिमम। उसके अलावा वर्किंग आईएएस आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस आईआरएस लोग आपको पढ़ाते हैं,
रवि कपूर सर की गाइडेंस के तहत आप तैयारी करते हैं, जो खुद एक आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं, ऐसे राइटिंग करवाते हैं सर, ऐसे एथिक्स, वो भी एक ब्यूरोक्रेट ही पढ़ाते हैं। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, हमारे अलग अलग फैकल्टीज और एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं स्नेहिल सर। स्नेहिल सर खुद यूपीएससी की इंपॉर्टेंट बुक्स लिख चुके हैं, सर्च करिएगा स्नेहिल त्रिपाठी की, बड़ी बड़ी किताबें लिख चुके हैं जो लाखों लोगों ने खरीदी हुई हैं। ऐसे रोहित सिंह सर हैं, वो भी कई बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ एसोसिएटेड रहे, हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो आपको, इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ। तो अब ब्यूरोक्रेट्स और अलग अलग लोग आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं लाइक नोवेयर एल्स, तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप इन क्लासेस के साथ मेंटरशिप का फायदा भी ले सकते हैं। मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलती है, जहाँ पे ए टू जेड कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस कवर कराने में हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज यूपीएससी की आज तैयारी यूट्यूब पे वीडियो देख के भी होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, यूट्यूब पे ना टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, ना कंप्लीट गाइडेंस मिलती है आपको, और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट सिलेबस कवरेज नहीं मिलता। ये एक प्रॉब्लम रहती है। यूट्यूब पे तो आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप बुक्स कवर कर रहे हो, बुक सीरीज, जैसे मैं भी रमेश सिंह कराता हूँ, मैं तो हॉलिस्टिक कवरेज कराने की कोशिश करता हूँ, बट मेंटरशिप वाला जो एस्पेक्ट है ना, कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्या सही क्या गलत, उसमें हेल्प होनी जरूरी है। बिकॉज जब अगर यूपीएससी देना है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के बिना देने का कोई अर्थ ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप जरूर इसका फायदा लीजिएगा। आप जरूर मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा CSE विद वसु सर। कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो यूपीएससी प्रिपरेशन का, CSE विद वसु सर, CSE विद वसु सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है। इंस्टाग्राम पे सिंपली मुझे मैसेज कर दीजिए, वसु.कटारा के नाम से प्रोफाइल अवेलेबल है, यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी प्रिपरेशन की मिल जाएगी। तो हमने इस सेशन में जाना कि क्या क्या एनसीईआरटीज पढ़नी है, बुक्स का मैंने आपको नाम बता दिया, ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में डिबेट क्लियर कर दिया, पढ़नी कैसे है ये मैंने बता दिया, कितनी बार पढ़नी है, रिवाइज कितनी बार करनी है, एक बार अच्छे से पढ़ो, और अगर नोट्स बनाने हैं तो माइंड मैप के फॉर्म में बनाओ, पर वो एक बार पढ़ने के बाद ही नोट्स बन पाएंगे। रनिंग नोट साथ साथ नहीं बन सकते, क्योंकि एक बार जब तक आपने पढ़ लिया, पढ़ा ही नहीं है, तब तक आप उनके नोट्स नहीं बना पाओगे। एक बार पढ़ो, पढ़ने के बाद आप उसे कॉपी पेन उतारो, ठीक है, उसके बाद आप उसके नोट्स बना सकते हो। until unless you are familiar with the content, how can you make notes on it? You have to be familiar first. While being familiar, underline with a pencil. While reading, keep syllabus and previous questions handy, ताकि आपको पता रहे किस टाइप के सवाल आए हैं और आने वाले टाइम में किस तरीके के सवाल बन सकते हैं। शुक्रिया इस सेशन को देखने के लिए। 2026 एग्जाम की और भी स्ट्रेटजी वीडियोस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे फाइंड कर सकते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग यू टू क्लियर द एग्जाम एंड टू हैव कंप्लीट प्रिपरेशन। गुड लक, जय हिंद, जय भारत, आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।